हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का दूसरा अध्याय भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है और दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट में आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा और अचार भी शामिल होता है। ये देखिए दोस्तों, सारणी में विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन दिए गए हैं। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, दाल या मांस का जो व्यंजन होता है वो राजमा, सब्जियों में सरसों का साग, अन्य व्यंजन में दही और घी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ चावल है अन्न का व्यंजन, और दाल में अरहर की दाल और रसम या चारू की दाल, सब्जियों में कूदरू और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी और अचार। ये आंध्र प्रदेश में खाया जाता था। आगे हो सकते हैं इस प्रकार के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए। इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि में पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने व्यंजन में वस्तुतः सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम मात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि किस तरह के व्यंजन हर समय खा सकते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के क्या होते हैं? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जिसे हम पादपों से प्राप्त करते हैं या जंतुओं से हमें मिलता है। इन सामग्री के संगठन क्या हैं? कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे शरीर में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है जिनसे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों के सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपलब्ध है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षण को अपने परीक्षणों की सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलियनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रश्नावलियां तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को एक पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इन्हें
तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले हमारे भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट को कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। भोजन के घटक जैसे दोस्तों आयोडीन का तनु विलयन लेने के लिए जल में आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदें टीचर आयोडीन की मिला देते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। इसी प्रकार 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने में हमें अवेस्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 मंड का परीक्षण के लिए हम खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री के अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थों के होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला मंड की उपस्थिति के कारण होता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि यह ठोस है तो इसमें पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लेना चाहिए। चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसमें चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। चित्र 2.2 में अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रणाली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या प्रणाली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ होने पर प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के लिए दोहरा सकते हैं? नेक्स्ट है दोस्तों वसा का परीक्षण। वसा के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा में लीजिए। इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। अब यहाँ पर सारणी दी गई है। इसमें कच्चा आलू, इसमें मंड उपस्थित होता है। जिस दूध है उसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। मूंगफली में वसा उपस्थित होता है। इसी तरह से हमें बिना पका चावल, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी बिना पकी हुई आहार की दाल, पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा, उबला अंडा, सफ़ेद बाग, इसमें किन की मात्रा होती है वो जांच करनी है। यहाँ पर देखिए ये प्रोटीन का परीक्षण हो रहा है। यहाँ पे इस बोतल में कॉस्टिक सोडा है, इसमें कॉपर सल्फेट है। कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी भी प्रकार के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर अपना धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ अलग जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रह जाए तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ वसा उपस्थित नहीं है। यह परीक्षण क्या दर्शाते? क्या वसा, प्रोटीन और मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें
इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। हमने 3 पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न पोषकों हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। आवश्यकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? मक्का है, आम है, तरबूज है, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, गेहूँ, चावल और बाजरा। ये सारे के सारे जो है वो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों। अब देखते हैं वसा के प्रमुख स्रोत। वसा के जो प्रमुख स्रोत हैं तिल है, गिरी है, मूंगफली है, मांस, मछली, घी, दूध, मक्खन, अंडे, ये सारे के सारे वसा के प्रमुख स्रोत हैं। ये जो स्रोत हैं दोस्तों ये प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन के स्रोत देखते हैं पहले। सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल, मूंग की दाल, चना दाल, मटर, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। अब पादपों द्वारा उत्पन्न जो या जंतुओं द्वारा जो उत्पन्न मुख्य स्रोत है वो कौन कौन से? अंडे है, दूध है, मांस है, मछली है, पनीर है। ये जंतुओं द्वारा प्राप्त प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की विभिन्न वृद्धि स्वास्थ्य में रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के सहायक करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की जरूरत होती है। अब देखते हैं विटामिन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। गाजर है, आम है, पपीता है, चावल है, मूंग, गेहूँ है, यकृत है। ये प्रमुख रूप से विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये सब विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन डी के जो प्रमुख स्रोत हैं अंडे, मछली, दूध, मक्खन, ये सब विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। की अल्प मात्रा आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिनों में भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाया गया है। यहाँ देखिए दोस्तों इस चित्र में आयोडीन के कुछ स्रोत है जैसे पालक है, अदरक है, ये आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। फॉस्फोरस के प्रमुख स्रोत जैसे दूध है, केला है, मिर्च है, कुछ दालें। लौह के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं? जैसे पालक है, सेब है, ये सब लौह तत्व के प्रमुख स्रोत हैं। कैल्शियम के जो स्रोत है वो अंडा है, दूध है, ये कैल्शियम के प्रमुख स्रोत हैं। यहाँ देखिए हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है।
इन दिनों में कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिसमें लोगों में इनमें कमी हो जाती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों का चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 में प्रश्नों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध होता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहार, रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारी आहारी रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हम यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों की अवशोषित करने में हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें से पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3, एक टमाटर या नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काटें। ऐसा क्या करते समय आप अपने हाथों को गीले होते हैं? जब भी आपके जल में किसी भी फल या सब्जी को काटा, छिला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक इसका निरीक्षण कीजिए। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसी ताज़ा फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के विभिन्न खाद्य आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय इसमें जल डालते हैं। संतुलित संतुलित आहार हमारे पूरे दिन में कुछ न कुछ हम खाते हैं, उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व आ जाते हैं उन्हें से जिनका हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश एवं जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या आपने सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के छात्र लोगों के लिए एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो कुछ भी खाते हैं उनका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्वित भोजन, दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज आदि भी। दाल, मूंग, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिणी भारतीय जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं, उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है।
पोषक तत्व नष्ट न हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है, संभव है कि कुछ विटामिन नष्ट न हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में इसे फेंक दिया जाता है, तो इसे कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार को फल और सब्जियों को सम्मिलित करें? वो जो ने सोचा है कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अतः उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन उसे कभी कभी इसके अभाव में किसी विशेष पोषक की कमी होती है। यदि कमी लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति इसके अभाव में ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर देता है। हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग लंबी अवधि इन पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। इन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसके अभाव में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे का सूजन, बालों के रंग ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार के लिए लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, उसकी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में असमर्थ हो जाएगा। विटामिन और खनिज लवणों के अलावा से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं। इसमें कुछ सारणी 2.3 में दर्शाया गया है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से कम हो जाती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न प्रकार के भोजन में हम अधिक विविधता जानने की कोशिश की कि विभिन्न प्रकार के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण और विटामिन ए अभावजन्य रोग, क्षीणता, दृष्टिहीनता। लक्षण कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी 1 से बेरी बेरी रोग हो जाता है। दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी, स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय पर लगना। विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियां और दंतक्षय, कमजोर अस्थियां और दंतक्षय। आयोडीन से घेंगा या गोइटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों के मानसिक विकास। लोह तत्व, एरकता और कमजोरी। इधर कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जैसे संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, खनिज, पोषक। नुकसान के बारे में इसका भी मंड और विटामिन। अब इसका कुछ सारांश देखते हैं अध्याय 2 का। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन
का खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार रेशे और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रूप सांस और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।